नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। स्वागत है आपका आज बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास में। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कर्नाटक में आंग्ल फारसीसी प्रतिस्पर्धा। कर्नाटक के तीनों युद्धों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और अब आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि सारा सिलेबस जितना ज़्यादा हो सकता है उसको मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अब क्लासेस हो सकता है आपको रेगुलर मिल जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से मैं क्लासेस डेली नहीं ले पा रही थी। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अगर ईश्वर ने चाहा और आपने चाहा तो बिल्कुल क्लास हो जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि की, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें कि कर्नाटक युद्ध ने जन्म लिया। ठीक है, कर्नाटक युद्ध ने जन्म लिया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो वो इस समय बिल्कुल कमज़ोर था। यानी औरंगजेब की बात औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस समय गद्दी पर बैठ चुके थे। तो जो स्थिति थी वो केंद्रीय सत्ता बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। और आपको पता है, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो क्षेत्रीय शक्तियाँ का उद्भव होता है, क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव होता है। ठीक है, क्षेत्रीय शक्तियां भी इस समय जब उद्भव हो रही थी, जैसे कि देखिए हैदराबाद का निज़ाम आप देख रहे हैं 1724 ईस्वी में आसफ जहाँ, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ, तो वो बैठता है। इसके अलावा छोटे मोटे सरदार जो है मुगल सत्ता के अंतर्गत शासन कर रहे होते हैं, सूबेदार शासन कर रहे होते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हमें यहाँ नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें भी आपस में प्रतिद्वंदता या युद्ध लगातार निरंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखिए देखने को मिलती हैं। अगर इसके बाद हम देखें, जो मेनली कर्नाटक बात की जा रही है, तो इस क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था। और कर्नाटक युद्ध मेनली इसी एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी एरियाज़ में देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके सेंटर्स हैं, उनके क्षेत्र हैं जो उन्होंने जीते। फिलहाल कोई भी ऐसा मैप नहीं मिल पाया जो एग्जैक्टली आपको ये बता सके कि कहाँ पर कर्नाटक युद्ध हुआ, लेकिन इसी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको कर्नाटक युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, अब कर्नाटक युद्ध के जो पृष्ठभूमि थी वो ये सारी थी। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों व्यापारिक कंपनियां थीं। जब अंग्रेजों ने इस समय तक काफ़ी जगह पर अपना सत्ता जमा ली थी, या कह लीजिए कि अपनी कंपनियों की फैक्ट्रियों की स्थापना कर ली थी। जैसे उनके पास इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो मद्रास, मुंबई, कोलकाता, तीन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इन्होंने किलेबंदी कर ली थी और अच्छा इनकी इनकम हो रही थी। नेक्स्ट अगर हम फ्रांसीसियों के पास देखते हैं, तो फ्रांसीसी मेनली मद्रास पर कब्जा था। सॉरी, मद्रास नहीं कहूँगी, हाँ, मेनली इनका मछलीपट्टनम पर कब्जा था। ठीक है, इसके अलावा माहे, यनम और कराईकल, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, वो है फ्रांसीसियों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है, तो मैंने पहले ही बोला कि क्षेत्रीय सत्ता का उद्भव होता है। इसी के तहत देखिए, ये दोनों कंपनियां भी और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से राजनीति में इन्होंने प्रयास किया कूदने का, और उसका क्या परिणाम होता है आगे देखते हैं। देखिए, अब कर्नाटक युद्ध का सारांश देखिए। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत है, ये सारा तो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। फिलहाल ये सारी चीज़ें अगर आपको एक रीडिंग कर लीजिए। संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कर्नाटक, दक्षिण भारत, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पहले बात कर चुकी हूँ। आगे देखते हैं, राजनीतिक स्थिति क्या थी। कर्नाटक क्षेत्र करोमंडल तट से लेकर मैसूर तक, औरंगजेब की मृत्यु, दक्षिण भारत में अराजकता की स्थिति, निजामुल मुल्क, ये मैंने बता ही दिया, स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। कर्नाटक के पर नवाब थे लेकिन निजाम के अधीन, और मराठों, नवाबों, निजाम के बीच लगातार संघर्ष यहाँ पर चल रहा था। यही अस्थिरता आगे चलकर अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष का कारण बनी। ठीक है, तो ये कारण है, आप देख लीजिए। व्यापारिक प्रतिद्वंदता, इंग्लैंड फ्रांस शत्रुता। देखिए, जो यूरोप में ये जो शत्रुता चलते आ रही थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, इसी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। अमेरिका और एशिया में उपनिवेश के लिए संघर्ष हो रहा था। उसी संघर्ष का जो यहाँ पर पृष्ठभूमि बनी वो भारत में भी हमें देखने को मिली, ये भी देखते हैं। तत्कालिक कारण क्या था। यूरोप का ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध, जिसकी गूंज भारत तक पहुंची थी। फिर डुप्ले की क्या पॉलिसी होगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे।
पहले चलती देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब देखिए जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 1748 के मध्य, ये डेट याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। 1746 से 1748 के मध्य यूरोप के ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के युद्ध से ये युद्ध हमें प्रारंभ होता दिखाई देता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध जो यूरोप में प्रारंभ होता है वही युद्ध यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्टोरी की तरह सुन लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उसका नाम होता है लॉ बर्नेट। ठीक है, उसका नाम होता है बर्नेट, उसका नाम होता है बर्नेट। वो कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को, जहाज़ों को पकड़ लेता है, व्यापारी जहाज होते हैं, जिसके कारण इस समय जो डुप्ले होता है वो होता है पौंडीचेरी का गवर्नर। डुप्ले जो है वो पौंडीचेरी का गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, और वो फिर सहायता मांगता है मॉरिशस के गवर्नर से, जिसका नाम होता है ला बुर्दने। ठीक है, ला बुर्दने ये मॉरिशस का उस टाइम पे गवर्नर होता है, इससे सहायता मांगता है। ये सहायता के लिए चल पड़ता है और मद्रास तट के पास आता है, और यहाँ पर जो है युद्ध होता है, यहाँ पर युद्ध होता है फ्रांसीसी नौसेना के साथ। मद्रास पर इसी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजों की हार हो जाती है और मद्रास पर कब्जा हो जाता है फ्रांसीसियों का। ये कहानी आपको समझ में आ गई। देखिए अब कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो मेनली ये जो युद्ध है वो आपको सैन थोमे का युद्ध, सैन थोमे का युद्ध, सैन थोमे का युद्ध के रूप में भी हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध को जानते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, जो कि हुआ था 1746 में, जो कि 1746 में हुआ था। अब इस युद्ध में क्या होता है, देखिए ये जो मद्रास है, डुप्ले स्पष्ट रूप से कहता है कि, किससे कहता है, अनवरुद्दीन नवाब होता है, ठीक है, उससे स्पष्ट रूप से कहता है कि देखिए मैं आपको मद्रास दूंगा, ठीक है, मद्रास दूंगा। लेकिन जब डुप्ले ऐसा नहीं करता है, टाल मटोल करता है, तब अनवरुद्दीन एक सेना भेजता है और फिर वहाँ पर दोनों के मध्य युद्ध होता है, यानी कि अनवरुद्दीन की सेना के मध्य और डुप्ले की सेना के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे हम सैन थोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए इसे अडयार का युद्ध भी कहा जाता है, इसे अडयार का युद्ध भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहानी हो गई। इसमें देखिए जो विजय होती है वो फ्रांसीसियों की होती है। इस तरह से फ्रांसीसी इस समय काल में चरम पर दिखाई देते हैं। नौसेना की शक्ति स्पष्ट रूप से हो जाता है कि भारतीय सेना बहुत निम्न है इन यूरोपीय शक्तियों के सामने। ठीक है, एक तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, तो आपको ये युद्ध ध्यान रखना है। अब देखिए परिणाम कोई स्थायी नतीजा नहीं निकला, लेकिन भारतीय राजनीति में यूरोपीय हस्तक्षेप की शुरुआत हो गई। यहाँ पर हम फ्रांसीसी श्रेष्ठता भी की स्थापना भी देखते हैं, और नौसेना का स्पष्ट रूप से हमें जो महत्व है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब देखिए जो सेकंड वॉर है कर्नाटक का, उसमें देखिए 1749 से 1754 ईस्वी, 1749 से 1754 ईस्वी। अब इसका जो कारण है वो कारण बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, देखिए कि ये जो युद्ध हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध, वो किस संधि से समाप्त हुआ। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, आखिर वो किस संधि से समाप्त हुआ। तो देखिए 1748 की एक्सला शेपल की संधि से समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब मैं सेकेंड कर्नाटक वॉर देख रही थी, हाँ, तो 1749 से 1754 के मध्य। अब देखिए इसमें क्या राजनीति है, इसमें कारण बताया कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का विवाद। बिल्कुल, देखिए इस समय क्या है, कर्नाटक में कौन बैठा है गद्दी पर, तो वो बैठा है नासिर जंग। ठीक है, वो बैठा है नासिर जंग। इसका जो विरोध कर रहा था कौन, तो वो कर रहा था मुजफ्फर जंग। ठीक है, वो कर रहा था मुजफ्फर जंग। और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में गद्दी पर इस समय बैठा था अनवरुद्दीन। ठीक है, और इसका विरोध कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं चांदा साहब, जो इनके रिश्तेदार ही थे। ठीक है, इनके रिश्ते में ही थे, तो चांदा साहब अनवरुद्दीन गद्दी पे। ये हो गया आपका ये हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद, यहाँ पर ये
गलती से लिख गया है हैदराबाद, और ये है कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे ये कर्नाटक है, कर्नाटक में अनवरुद्दीन बैठा हुआ है गद्दी पर, ये हो गया। अब देखिए हैदराबाद, ये जो निजामुद्दीन आसफ जहाँ है उसी का उत्तराधिकारी है ये नासिर जंग, उसी का पुत्र है और पौत्र, यानी कि आसफ जहाँ का पौत्र है मुजफ्फर जंग, तो ये विरोध कर रहा है नासिर जंग का, और अनवरुद्दीन का विरोध कर रहे हैं चांदा साहब। ठीक है, तो ये देखिए अब फ्रांसीसी सेना के द्वारा यानी डुप्ले, ठीक है, डुप्ले के द्वारा इन दोनों को लेकर के, यानी कि मुजफ्फर जंग को लेकर के और चांदा साहब को लेकर के ये बात कहा कि अगर हम इन दोनों क्षेत्रों को जीतेंगे आपके साथ तो आपको हम कर्नाटक का नवाब बनाएंगे, यानी कि चांदा साहब को। और दूसरा यही शर्त यहाँ पर देखने को मिलती है, हम आपको अगर हैदराबाद जीते हैं तो नासिर जंग की जगह हम आपको यहाँ का हैदराबाद का नवाब बना देंगे। ये वाली बात यहाँ पर हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखते हैं। अब अंग्रेजों के सामने यानी ब्रिटिशर्स के सामने कुछ भी नहीं बचा, उन्हें मजबूरन इन दोनों का साथ देना पड़ गया, यानी कि अनवरुद्दीन और नासिर जंग। देखिए एक युद्ध होता है, उस युद्ध में क्या होता है, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब ये दोनों और फ्रांसीसी सेना जीत जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोनों जीत जाते हैं। और आगे देखते हैं कि जो दक्षिण का प्रदेश है, यानी कि अगर हम कृष्णा नदी के दक्षिण में जा कर के देखें, कृष्णा नदी के दक्षिण में, तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो सारा जो है सारा ये जो क्षेत्र है वो सौंप दिया जाता है डुप्ले को, यहाँ की गवर्नरशिप सौंप दी जाती है डुप्ले को। ठीक है, तो दक्षिण में सारा जो एरिया है उसकी गवर्नर जो बन जाता है वो डुप्ले बन जाता है। बहुत सारा लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने मोहम्मद अली और नासिर जंग का समर्थन किया, ये तो हमारी बात हो ही गई। इसके बाद देखिए अराकाट की घेराबंदी में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी विजय पाई। अराकाट देखिए, अब ये जो अराकाट है, अराकाट इसमें फ्रांसीसी सेना दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर उसका भाग्य जाता है और उसके विजय प्राप्त होती है यहाँ पर अराकाट की घेराबंदी में। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी, ये अंग्रेजों को यहाँ पर लाभ होता है। परिणाम क्या होता है, 1754 में पौंडीचेरी की संधि होती है और दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा दिया, लेकिन वास्तविक विजेता अंग्रेज रहे, फ्रांसीसियों की शक्ति कमजोर पड़ी। क्योंकि देखिए बहुत सारा धन हानि हुई, बहुत सारी चीज़ें द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, क्योंकि 6 साल का जो यहाँ पर हम युद्ध देखते हैं वो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पर फ्रांसीसियों की विजय जो है होते हुए भी वो स्थिति उनकी निम्न हमें दिखाई देती है। ठीक है, आ जाइए अब तीसरे कर्नाटक युद्ध की ओर चलते हैं। ये जो कर्नाटक युद्ध है वो सप्तवर्षीय 1756 के सप्तवर्षीय युद्ध के साथ प्रारंभ होता है। इससे पहले देख लीजिए एक चीज़ और, इस समय जब क्लाइव की जो विजय होती है उसके बाद डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और गवर्नर गोदेहू को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी, यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध देखने को मिलता है। भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ खड़े होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं शुरू से ही उन्होंने जो दोनों कर्नाटक युद्ध था देखा हमने, उसमें इन्होंने राजनीति में प्रॉपर रूप से भाग लिया है, प्रॉपर हस्तक्षेप किया है। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव और सर आयरकूट बनाम फ्रांसीसी सेना काउंट डी लाली। अब गुदेहू के बाद यहाँ पर काउंट डी लाली आ चुके हैं, उनके साथ यहाँ पर वॉन डिवॉश का युद्ध होता है जो कि 1760 ईस्वी में होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये युद्ध कब होता है, और अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है तब भी अगर आप वॉन डिवॉश का युद्ध लिख रहे हैं, अगर पूछ लिया जाए कर्नाटक के तीनों युद्ध, तो ब्रैकेट में जरूर लिखते हुए चलिए 1760, और बाद में उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर करिए, ताकि जो कॉपी चेकर्स हैं उनके पास उनको सीधे सीधे आपके राइटिंग में ये चीज़ें दिखनी चाहिए, फैक्ट्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो वॉन डिवॉश का युद्ध 1760 में हुआ। निर्णायक विजय अंग्रेजों की हुई। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया, और इस तरह से हम देखते हैं धीरे धीरे जो फ्रांसीसी क्षेत्र हैं उस पर अंग्रेजों का कब्जा होता चला गया। ठीक है, 1763 में पेरिस की संधि हुई। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों को भारत में केवल व्यापार की अनुमति मिली, लेकिन राजनीतिक महत्व
ख़त्म हो गया और इसी के साथ हमें अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति बनकर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए गलतियाँ आखिर क्या क्या हुई, देखिए पहले थोड़ा सा और देखिए महत्व क्या है। भारतीय राजनीति में यूरोपीय हस्तक्षेप शुरू हो गया। इनके साथ इन दोनों ने ये काम तो किया कि राजनीति में अब हमें लगातार हस्तक्षेप देखने को मिलता है। गवर्नर जनरल की अगर हम पढ़ेंगे तो आगे की नीतियों में देखेंगे उनके। आगे देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी स्थानीय शासकों के उत्तराधिकार विवादों में शामिल हुए। अंग्रेजों ने सैन्य और कूटनीतिक श्रेष्ठता सिद्ध की। भारत में अंग्रेज प्रभुत्व की नींव पड़ी और फ्रांसीसी केवल व्यापारिक शक्ति बनकर रह गए। तो बहुत सारी चीज़ें ये अगर हम देखेंगे महत्व इतना मैंने बताया, अब आप आराम से एलोब्रेट कर लेंगे। तो केवल अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक युद्धों का महत्व क्या होगा, तो वहाँ पर आप घटनाओं को इनके साथ साथ, जैसे भारतीय नीति में यूरोपीय हस्तक्षेप शुरू हुआ तो किस तरीके से आप देख लीजिए जो कर्नाटक का द्वितीय कर्नाटक युद्ध था उसमें कैसे हस्तक्षेप किया, पूरी कहानी लिखते हुए विथ ईयर आप बताते चले जाएंगे, सारा उदाहरण देते चले जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट में आपका क्वेश्चन अच्छे से एलोब्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। अब देखिए संक्षिप्त निष्कर्ष देखिए, कर्नाटक युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। इन युद्धों के बाद फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने का मार्ग स्पष्ट हो गया। अगर हम अब देखते हैं डुप्ले का आखिर क्या महत्व था, अगर हम डुप्ले की बात करते हैं तो देखिए डुप्ले ने सबसे पहले क्या किया, स्थानीय शासकों के विवादों में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। ठीक है ना, डुप्ले ने, इससे पहले हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। सैन्य सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ लेना, ये इसकी मुख्य नीति थी। देखिए सैन्य सहयोग लिया, जैसे कि वहाँ पर हम देखते हैं जो युद्ध होता है मद्रास का युद्ध या अडयार का युद्ध उसे बोलते हैं, वहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं उसने सेना ली थी और उसके साथ में युद्ध किया था और राजनीतिक लाभ भी लिया। कृष्णा नदी के दक्षिण में उसे बहुत सारा प्रदेश, बहुत सारा क्षेत्र उसे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इससे फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ा और अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष तेज हुआ। ये भी हमें देखने को मिलता है, इसकी नीतियों का ही ये कारण था। अब आखिर ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी असफल हो गए। देखिए सबसे पहले जो अंग्रेज व्यापारी थे वो निजी व्यापारी थे। ठीक है ना, वो किसी शक्ति या किसी राजा के अधीन नहीं थे, सरकारी नहीं थे, जिसकी वजह से वे बिल्कुल स्वतंत्र थे और उन्होंने केवल व्यापार और लाभ पर फोकस किया और वो उसमें सफल भी हुए, लास्ट तक हमें देखने को मिला। जबकि फ्रांसीसी क्या था, फ्रांसीसी कंपनी के साथ लुई 14वें के शासनकाल में उनका प्रभुत्व इस कंपनी पर था, जिसकी वजह से वे व्यापार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। दूसरा आप देखिए जो आर्थिक इकोनॉमिक रूप से अगर देखा जाए, आर्थिक शक्ति के रूप में तो अंग्रेज कहीं बेहतर थे, अंग्रेज कहीं आगे थे, जबकि फ्रांसीसी उनका स्थान उनसे हमें निम्न दिखाई देता है। क्योंकि सरकारी कंपनी होने की वजह से जो हस्तक्षेप था राज्य का वो लगातार था और आर्थिक लाभ इस वजह से वो नहीं कमा पा रहे थे, जबकि अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था, वे बहुत अच्छी स्थिति में थे। फिर उन्होंने भारत में जितने भी जैसे अगर हम देखा जाए तो मुख्य जो इनका क्षेत्र था फ्रांसीसियों का वो पौंडीचेरी था, जबकि बम्बई जैसे क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के पास थे। कितनी ज़्यादा इनकम थी इनकी अपेक्षा, और नौसैनिक शक्तियाँ भी हमें देखने को मिलती है। फ्रांसीसियों की भी अच्छी थी, लेकिन अंग्रेज ने अपनी श्रेष्ठता यहाँ पर कई युद्धों में सिद्ध कर दी। तो इस वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी कंपनियाँ क्यों असफल हुई। फिर हम देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले का कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से भाग्य ने भी रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और डुप्ले असफल रहा। कई मामलों में डुप्ले कई अच्छा होते हुए भी असफल रहा और सैन्य शक्ति भी अच्छी होते हुए इनकी रणनीति उचित नहीं थी, जिसकी वजह से अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी असफल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए राजनीति में हस्तक्षेप, जरूरत से ज़्यादा इस समय से पहले उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से डुप्ले असफल रहा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखते जाने हैं, आपका क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्ञानवीरों देखिए आज का ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। कर्नाटक युद्ध, तीनों कर्नाटक युद्ध आपको समझ में आ गया होगा और सब्सक्राइब जरूर से करिए चैनल को, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो जल्दी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, उम्मीद करती हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।